गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा 9th लेसन चल रहा है। इसमें हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। जो अभ्यास के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मुगल साम्राज्य के शाही परिवार के विशिष्ट अभिलक्षणों की पहचान कीजिए। तो इसमें बताया गया है कि मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, उसके नजदीकी तथा दूर के जो रिश्तेदार थे, महिलाएं, सेविकाएं तथा वो गुलाम होते थे। शासक वर्गों में बहुविवाह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। अगाह और अगाचा। मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियां जो बेगमें होती थी, और अन्य स्त्रियां अगाह जो कुलीन परिवारों में से नहीं थी, में अंतर रखा जाता था। दहेज मेहर के रूप में पर्याप्त नकदी और बहुमूल्य वस्तुएं लाने वाली बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से आगाहों की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान दिया जाता था, क्योंकि एक तो शाही परिवारों से आती थी और ज्यादा बहुमूल्य वस्तुएं और ज्यादा नकद पैसा वगैरह लेकर के आती थी, इसलिए उनको सम्मान ज्यादा मिलता था। राजतंत्र से जुड़ी महिलाओं में उपपत्नियों, अगाचा कहते थे उपपत्नियों को, की स्थिति सबसे निम्न थी। उन्हें नकद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के अनुसार उपहार मिलते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह से स्थायी नहीं था। यदि पति की इच्छा हो और उसकी 4 पत्नियां न हों तो आगा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। ऐसी स्त्रियों को प्रेम और मातृत्व विधिवत रूप से विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, कि उसमें कितना प्रेम है और कितना मातृत्व है। गुलाम। पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण से साधारण कार्यों से लेकर कौशल, निपुणता तथा बुद्धिमत्ता के कार्य करते थे। गुलाम हिजड़े परिवार के अंदर तथा बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर तथा व्यापार में रुचि रखने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण। नूरजहां के बाद मुगल रानियां और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय साधनों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की जो पुत्रियां थी, जहां आरा तथा रोशन आरा, उन्होंने ऊंचे मनसबदारों के समान वार्षिक आय उनकी होती थी, और इसके अतिरिक्त जहांरा को सूरत नगर से राजस्व प्राप्त होता था। यह बंदरगाह नगर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी, जहां से उसको राजस्व प्राप्त होता था। राजस्व होता है जो कर लेते हैं वो। निर्माण कार्य। संसाधनों पर निर्माण के परिणाम स्वरूप मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों ने भवनों तथा बागों का निर्माण करवाया। जहांरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली की कई वास्तुकलात्मक योजनाओं में भाग लिया, और इनमें एक 2 मंजिली भव्य कारवां सराय शामिल भी थी, जिसमें एक आंगन और एक बाग था। शाहजहानाबाद के मुख्य केंद्र चांदनी चौक की रूपरेखा जहांरा द्वारा बनाई गई थी। जो चांदनी चौक है, जो आज भी है, उसकी जो रूपरेखा थी, उसका जो मॉडल तैयार किया गया था, वो जहां आरा द्वारा किया गया था। लेखन कार्य गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा से हमें मुगलों की जो घरेलू दुनिया थी उसकी एक झलक मिलती है। उसने उसके बारे में उसमें लिखा था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी तथा हुमायूं की बहन थी। गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी भाषा में धारा प्रवाह लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था, तो उसने गुलबदन बेगम से बाबर और हुमायूं के समय के जो संस्मरण थे, जो छोटे छोटे तथ्य थे, उनको लिखने का आग्रह भी किया था, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। गुलबदन बेगम ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी। उसने मुख्यतः राजाओं और राजकुमारों के बीच होने वाले जो आपसी तनाव थे, संघर्ष थे, उनके बारे में लिखा, और इनमें संघर्षों को सुलझाने की में जो परिवार की वध, जो बूढ़ी स्त्रियां थी, जो बड़ी स्त्रियां थी, उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसको भी विस्तार से उन्होंने लिखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों व विचारों को आकार प्रदान किया। उपमहाद्वीप के बाहर के क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों और विचारों को आकार प्रदान करने वाले मुख्य मुद्दे निम्नलिखित थे। एक तो था सामरिक महत्व की चौकियों पर नियंत्रण। मुगल राजाओं तथा ईरान एवं तुरान के जो पड़ोसी देश थे, उनके बीच राजनीतिक संबंध हिंदू कुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमाओं के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में आने के इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने में हिंदू कुश को पार करना पड़ता था।
और मुगलों की सदा से यह नीति रही है कि इस संभावित खतरे से बचाव के लिए सामरिक महत्व को चौकियों विशेष काबुल तथा कंधार पर उन्होंने नियंत्रण रखा जाए उनके द्वारा। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़ों की भी एक जड़ रहा है। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था और 1595 में अकबर ने इसे पुनः जीत लिया और सफावियों ने मुगलों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए रखे। तथापि वे कांधार पर अपना दावा करते रहे और 1613 में जहांगीर ने ईरानी शासक शाह अब्बास के दरबार में एक दूत भेजा। उसका उद्देश्य कंधार पर मुगल अधिकारों की वकालत करना था, परंतु वह विशिष्ट मंडल अपने उद्देश्य में असफल रहा और 1622 में एक सफावी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। मुगल सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हुई और उसे किला तथा नगर सफावियों को सौंपने पड़े। ओटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ओटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों के संबंधों का उद्देश्य ओटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को निर्बाध बनाए रखना था। यह हिजाज अर्थात ओटोमन अरब के उस भाग के लिए में व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों के जो स्वतंत्र आगमन था उसको निर्बाध बनाते थे ये, और ओटोमन अरब के उस भाग के लिए विशेष रूप से सत्य था कि जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित हैं। मुगल बादशाह प्राय इस क्षेत्र में अपने संबंधों, धर्म एवं वाणिज्य के मामलों से जोड़ते थे। वे लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोक को बहुमूल्य जो वस्तुएं थी उनका निर्यात करते थे और इनकी बिक्री से प्राप्त जो आय होती थी उसे प्रदेश के जो धर्म स्थल थे और फकीर थे उनको दान में दे देते थे। परंतु औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले इस धन का दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में ही उसके वितरण का बल दिया कि जो भारत से हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वो हम अपने ही देश में उसका वितरण करें। उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। पहले कहाँ भेज देते थे, वो मक्का में भेज देते थे ये सारा पैसा, लेकिन जैसे ही पता चला उसको दुरुपयोग का औरंगजेब को, तो उन्होंने कहा कि ये भारत में ही पैसा खर्च होना चाहिए। मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों आदि के विवरणों से हुई। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली व्यापारियों ने देश के तटीय नगरों में व्यापारिक केंद्रों का जाल स्थापित किया और जो पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारकों की सहायता से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखता था। और 16वीं शताब्दी में भारत आने वाले जेसुइट जो शिष्टमंडल था वह व्यापार और साम्राज्य निर्माण की ही प्रक्रिया का हिस्सा थे, वो व्यापार के ही रूप में आए थे। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने की इच्छा रखता था। उसने जेसुइट जो पादरी थे उनको आमंत्रित करने के लिए एक दूतमंडल गोवा भेजा और जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंच गया। लगभग 2 वर्ष वो वहां रहे और उन्होंने जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बातचीत की और उसके जो सद्गुण थे उन पर उल्मा ने से उनका वाद विवाद हुआ और लाहौर के जो मुगल दरबार थे उसमें 2 और जेसुइट शिष्टमंडल 1591 में, पहला तो कब आया था 1580 में, जब अकबर ने गोवा भेजा था उनको लाने के लिए कि भाई वहाँ से जो जेसुइट शिष्टमंडल है उसको लेकर के आया। दूसरा आया था 1591 में वो शिष्टमंडल और तीसरा आया था 1595 में। तो इस प्रकार ये आए थे सभी। जेसुइट विवरण व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित था। वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के बहुत ही निकट स्थान दिया जाता था, यानी कि उनको अच्छा सम्मान दिया जाता था। वे उसके साथ अभियानों में जाते थे तथा उसके बच्चों को शिक्षा देते थे। उसके फुर्सत के समय वे प्राय उसके साथ होते थे और उसको धर्म के बारे में बताते रहते थे। जो जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासों में दी गई सूचना की पुष्टि भी करते थे। सो स्टूडेंट्स, हमने आज 3rd और 4th क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके कल करेंगे। आप साथ साथ अपने लर्न करते रहिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।